हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज सब्सक्राइबर्स की भीख मांगे बिना ही जुजुत्सु काइसेन की एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मूड नहीं कर रहा। एपिसोड की शुरुआत मैगमी की डोमेन एक्सपेंशन से होती है। मैगमी भाई ने अचानक से ही ऊंची उड़ान पकड़ ली है। लगता है तुम सब लोगों की मीम्स और ट्रोलिंग मैगमी भाई दिल पर ले गए हैं। एनीवेज, मैगमी की डोमेन जिसका नाम काइमेरा शैडो गार्डन है। अबे यार, रेजिस्टार अगर गौर से देखो तो ये लिटरली रजिस्टर को इन्होंने रेजिस्टार बना दिया है। एनीवेज, रेजी जो है हमारा मौसी का बेटा, वो भी हाथ धोकर मैगमी के पीछे पड़ जाता है। वो अब अपनी डोमेन को एक्सपेंड कर लेता है बॉडी ब्लू की लेग्स की तरह। वो अपनी डोमेन में एसोटेरिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एसोटेरिक ऐसी चीज को बोला जाता है जिसे शायद बहुत ही कम लोग समझ सकें या केवल सिर्फ वो लोग ही समझ सकें जिनकी बुद्धि बाकी लोगों से ज्यादा चलती हो। रेजी एसोटेरिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हॉलो विकर बास्केट बना लेता है जिसके अंदर वो खुद घुस जाता है। बाय द वे, ये उसकी डोमेन है, तो वो अपनी डोमेन एक्सपेंड कर रहा है बेसिकली। अब वो मैगमी को ठेंगा दिखाता है ये बोलते हुए कि भाई तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल करी है वो तेरी डोमेन और तेरी सारी चालों को न्यूट्रलाइज कर देगी। नॉर्मली डोमेन में सिर्फ डोमेन का ओनर ही अगले बंदे की बैंड बजा सकता है, मगर रेजी की टेक्निक से वो भी मैगमी का तोड़ जवाब दे सकता है। यानी दोनों एक दूसरे की ले सकते हैं। टॉप या बॉटम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है यहाँ पर। गाइस, मॉडर्न दौर है अब तो। अबे यार, एक तो भोसड़ी वाला टेंगन पीछे नरेशन में दिमाग चाटने आ जाता है। मेरे से नहीं एक्सप्लेन होता, मैं नहीं कर रही। जस्ट किडिंग यार, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। सो टेंगन रेजी की टेक्निक को जरा डिटेल में बताता है। टेंगन ये समझाता है कि ये न्यू शैडो स्टाइल की ओरिजिनल वर्जन है, यानी कि हॉलो विकर बास्केट न्यू शैडो स्टाइल से ही निकली है और इसका मकसद ये है कि अगले बंदे की डोमेन को वीक कर दे या फिर न्यूट्रल, ताकि डोमेन का ओनर और उसका अपोनेंट दोनों टक्कर के साथ मुकाबला कर सकें। जितनी देर टेंगन सीजन 2 के विलन्स की टेक्निक्स झाड़ता है, मैगमी उतनी देर तक अपने फ्रॉग्स का इस्तेमाल करके रेजी को उसकी बास्केट से बाहर निकाल लेता है। उसकी डोमेन की चारों दिशा में एक थिक लिक्विड होता है जिसे सी ऑफ शैडोज का नाम दिया गया है इस शो में। वो इस सी ऑफ शैडोज में क्या कुछ कर सकता है वो आगे ही देखेंगे। अभी फिलहाल वो रेजी की धुलाई चालू करता है, जिससे रेजी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी टेक्निक मैगमी की टेक्निक को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पा रहे। गाइस, अगर आपको न्यूट्रलाइज का नहीं समझ आ रहा तो मैं एक फनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में जैसे कि देख लो कि कोई भी लाल मिर्च नहीं खा सकता, क्योंकि सबकी जलती है लाल मिर्च से। इसीलिए मेरी मम्मी कुछ मिर्च को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें हल्दी डाल देती है, जिससे मिर्च की पोटेंसी आधी हो जाती है। उसी तरह रेजी की टेक्निक से वो मैगमी की डोमेन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। टेंगन की बकवास से हमें पता चलता है कि मैगमी की डोमेन पर हॉलो विकर बास्केट इसलिए नहीं काम कर रही क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ उन बैरियर्स को ढीला करती है जो कर्स टेक्निक के द्वारा बनाए गए हों, जबकि मैगमी ने कोई और ही कार्ड किए हैं अपनी डोमेन बनाने के लिए। अब पता नहीं क्या किया उसने। टेंगन ने फिलहाल बोला है कि मैगमी की डोमेन अभी पूरी तरह से वजूद में नहीं आई, इसलिए उसे न्यूट्रलाइज करने में जरा दिक्कत आ रही है। गाइस, मैं टेंगन की बातें सुनती रह गई और विजुअल्स में देखा ही नहीं कि मैगमी ने तो रेजी का रैप कर दिया। टेंगन अब बातों में बताता है कि मैगमी ने अपनी डोमेन को जिम्नेजियम के स्पेस के साथ ट्रांसपोज यानी कि अदला बदली कर लिया, जिससे अब उसने फोर्सफुली रेजी को अपनी डोमेन में फंसा लिया है, जो कि वो पहले अचीव नहीं कर सकता था। दूसरी साइड मैगमी रेजी की ऐसी फाड़ता है कि वो बेचारा उसकी डोमेन को स्टडी करना शुरू कर देता है। उसे समझ लगती है कि उसकी डोमेन उसकी 10 शैडोज टेक्निक पर ही मबनी उसकी टेक्निक की एक ग्रेटर वर्जन है, जो कि उसकी छुपी हुई शक्तियों को 100 नहीं बल्कि 120% बढ़ा देती है। फाइट के दौरान मैगमी अपने क्लोन्स भी बना लेता है और एक टाइम पर 2 से ज्यादा शिकिगामी भी हाजिर कर लेता है। रेजी को लगता है कि इसे क्लोन्स और शिकिगामी की अपनी फिजिकल फॉर्म है इस डोमेन में, यानी कि लाजमी उसकी डोमेन का बैरियर गारंटीड हिट टेक्निक पर नहीं बना हुआ। आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि हर डोमेन का बैरियर कर्स टेक्निक के द्वारा बनता है, जो कि गारंटी देता है कि डोमेन के अंदर डोमेन का ओनर हिट या किल गारंटी के साथ ले सकता है। मगर यही बकचोदी मैगमी की डोमेन में नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैगमी की डोमेन रेजी मेरी मम्मी की मिर्च की तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। अब वो मैगमी के सी ऑफ शैडोज में लड़ रहे होते हैं, जिस दौरान रेजी को खौफ आता है ये सोचते हुए कि अगर मैगमी ने अपना हाथ ही बुला लिया और उस पर चढ़ा दिया तो उसकी फट के हाथ में आ जाएगी और वो डूब कर मर जाएगा। अब ऐसा ना हो, इसलिए रेजी अपनी डोमेन में रेसीट का इस्तेमाल करते हुए 3 गाड़ियां ले आता है कि उनका वेट मैगमी की डोमेन पर पड़े, सिंस जो उसकी डोमेन में होगा उसका असर मैगमी की डोमेन में भी होगा। उसकी डोमेन ही ऐसी चूतिया किस्म की है, अब क्या बताऊं मैं। रेजी ये भी नोट करता है कि जब से वो मैगमी की डोमेन में आया है वो तब से अपने कदमों पर कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल करके उसके सी ऑफ शैडोज के ऊपर ही खड़ा है ताकि उसके अंदर डूब ना जाए कहीं। वो ये भी पता चला लेता है कि मैगमी की डोमेन के नीचे उसका अपना ही शैडो छुपा है, जिसमें वो अपने आप को या अपने वेपन्स को स्टोर कर सकता है या फिर वहां से अचानक से निकल सकता है। हाँ, मगर मैगमी उस शैडो में ज्यादा कुछ खास रखता नहीं, उसे हल्का ही रखता है। इट मीन्स हो ना हो उसके शैडो में चीजें स्टोर करने से मैगमी पर बोझ लाजमी पड़ता है। ऐसा रेजी भाई बोल रहे हैं, मैं नहीं गाइस। तलाक रेजी इसी कमजोरी का फायदा उठा
उठाते हुए 3 गाड़ियां घुसा देता है और एस्टिमेट लगाता है कि उसके शैडो पर इसी तरह बोझ पड़ेगा। और फिलहाल गाड़ियों का वजन मिलाकर मेगमी का वजन 2.4 टन हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट गोरलॉक द डिस्ट्रॉयर जितना। मेगमी एकदम अपने घुटनों के बाल गिर जाता है, मगर फिर भी अपनी डोमेन बनाए रखता है। रेजी उससे पूछता है कि अब बताओ, तुम्हारे क्लोन्स तो इतना वजन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, मगर क्या तुम अपने शिकीगामी अभी भी बुला सकते हो क्या? अब वो मेगमी को ये धमकी देता है कि वो डोमेन में मजीद वजन ऐड करेगा ताकि उस वजन के नीचे मेगमी आके कुचलने जाए। उसी वक्त मेगमी उसे जवाब में होश में आने को बोलता है और उसे याद दिलाता है कि बेटा कौन है और बाप कौन है इसकी डोमेन में। वो अपनी डोमेन ऊपर से खोलकर अपना हाथी रेजी के सर पर फेंकता है, जिससे रेजी की छुट्टी हो जाती है और वो सी ऑफ शैडोज में डूब जाता है। डूबते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे से उसका वजूद मिट रहा है और वो मौत की तरफ जा रहा है। मेगमी पूरी ताकत लगाकर डोमेन बनाए रखता है और ठान लेता है कि डोमेन तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक उसे यकीन न हो जाए कि रेजी मर चुका है। मच टू हिज डिसअपॉइंटमेंट रेजी की 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी उसकी मदद करती है और उसे सी ऑफ शैडोज के ऊपर ले आती है। अब वो इस चाल को समझाने बैठ जाता है। गाइस, एपिसोड को किसी तरह तो फील करना ही है ना। अब रेजी भाई समझाने बैठ जाते हैं कि उनकी रिसीट से समन की हुई चीजों को वो कोई ना कोई कमांड देते हैं और वो चीजें कमांड पूरी करने के बाद खत्म हो जाती हैं। मगर उसकी गाड़ी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि उसने उसे कभी कमांड ही नहीं दी थी। लिहाजा अब हाथी की वजह से जब गाड़ियां भी डूब रही थी तो रेजी भाई ने उसे झट से कमांड दी कि भाई मुझे बचा लो, तो उसकी गाड़ी ने उसे बचा ली और उसे ऊपर ले आई पानी में। अलबत्ता इसका एक नुकसान ये है कि अब कमांड के बाद वो गाड़ी तो गई आई, यानी कि मेगमी की डोमेन पर से थोड़ा बोझ हल्का हो गया है। अब वो अपनी कर्स टेक्निक कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन का इस्तेमाल करते हुए एक रिसीट पर लिखे हुए 30 टन जितना वजन का एक वुडन हाउस हाजिर करता है, जो गिरता मेगमी पर है, मगर आंखें रेजी की खुलती हैं खौफ से। वो बोलता है कि अरे बहनचोद, मैं पानी में वापस कैसे आ गया? तो अब हमें पता चलता है कि मेगमी अपने साथ रेजी को भी ले डूबा। अब वो उसका गला दबाता है और मेक श्योर करता है कि वो ठीक से डूब जाए। रेजी अपनी होश खो देता है। जब कुछ समय बाद वो होश पकड़ता है तो वो अपने आप को जिन के स्विमिंग पूल में पाता है। उसे लगता है कि मेगमी उसे यहाँ फंसाकर डोमेन बंद करके भाग गया है, लेकिन मेगमी उसके पीछे से निकलता है और उसे याद करवाता है कि उसकी रिसीट्स गीली हो चुकी हैं, जिन्हें अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। रेजी बदले में बोलता है कि भाई तू भी तो अपनी 10 शैडोज टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर सकता। मेगमी जवाब में कहता है कि अब वो इन सब चक्रों में नहीं पड़ने वाले, उन्हें अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर उतर आना चाहिए। दरअसल वो सिर्फ रेजी को धोखा देने के लिए झूठ बोलता है। ये जो ही रेजी उससे लड़ने के लिए आता है, मेगमी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना डीमन डॉग हाजिर करता है, जो एक ही झपट्टे में रेजी का शोल्डर दबोच लेता है। इसी के साथ उसकी गर्दन भी कटने जाती है, जिससे खून बहना शुरू हो जाता है। रेजी एकदम गिर जाता है और हार मान लेता है। यहाँ उसे रियलाइज होता है कि मेगमी यहाँ छुपा हुआ नहीं था, बल्कि उसे वर्गलाकर बुला रहा था। ये वो डिलेमा है जो रेजी को पिछली एपिसोड में हुआ था, जब वो मेगमी को ढूंढ रहा था। वो मरने से पहले नेकी का काम करना चाहता है, इसलिए वो अपने 41 पॉइंट्स मेगमी को ट्रांसफर कर देता है। मेगमी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन सा राज छुपा रहा है कलिंग गेम्स के बारे में, मगर रेजी बोलता है कि वो तो सिर्फ एक तमाशा देखने वालों में से है, उसे असली मकसद सच्ची में नहीं पता। अब जो ही वो मरता है, मेगमी ठान लेता है कि वो टेलन पर भी शक करेगा, क्योंकि उसने जो कुछ कलिंग गेम के बारे में बताया वो रेजी के मुताबिक सच नहीं है। लिहाजा वो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को चांस देना चाहता है कि आइदर टेंगन ठीक है या आइदर रेजी ठीक है। अब रेजी या टेंगन में से कौन दुरुस्त है, इसका पता हमें और मेगमी दोनों को वक्त के साथ ही लगेगा। जब मेगमी वहाँ से जाने लगता है तो उसका कोगे ने उसे 5 पॉइंट्स और देता है, जो कि उसे रेजी को किल करने पर मिले हैं। दूसरी तरफ हम अपने कॉमेडियन ताकाबा को देखते हैं, जो कि हाज़नोकी का सामना कर रहा होता है। हाज़नोकी अब ताकाबा की हरकतों से थक चुका होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके फोड़े जाने वाले बॉम्ब्स का असर इस नंगू पंगू पे क्यों नहीं हो रहा। हाज़नोकी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो खुद रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हील हो रहा होता है, मगर ताकाबा तो ये टेक्निक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, फिर वो सही सलामत कैसे है। इतने में ही हाज़नोकी का कोगनी हाजिर होता है और उसे बताता है कि रेजी की मौत हो चुकी है। हाज़नोकी सब कुछ लपेट कर घर की तरफ रवाना हो जाता है। ताकाबा उसका पीछा करते हुए उसकी विनती करता है कि प्लीज वो अपने पॉइंट्स उसे ट्रांसफर कर दे, मगर हाज़नोकी उसे मक्खियों की तरह शू शू करके भगा देता है। टेनियन हमें नरेशन में बताता है कि ताकाबा बेचारा इतना भोला है कि उसे मालूम ही नहीं कि कलिंग गेम ने उसकी कर्स टेक्निक अवेक कर दी है, जिसके अनुसार उसे जो भी फनी लगे वो उसे रियलिटी में तब्दील कर सकता है। और ये टेक्निक इतनी पावरफुल और इनेट है कि वो इस टेक्निक के बलबूते पर गोजो तक को टक्कर दे सकता है। अब ट्रेजेडी तो यही है कि उसे इस टेक्निक के बारे में खुद ही नहीं पता। अब एपिसोड एंडिंग की तरफ आती है। हमें रेमी भागते हुए दिखाई देती है, जो कि खुद से ही बातें कर रही होती है, अपने आप को तसल्ली दे रही होती है कि सब मर्द भेड़िए की तरह होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। मनहूस कहीं के बात तो पते की है उसने यार। उसे फिर भी लगता है कि सोसाइटी के मर्द उसे प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्यूट और खूबसूरत है। ये अब बहुत बड़ी डिल्यूजन है गाइस, डोंट यू थिंक। अब उसकी बात को रॉन्ग प्रूव करने के लिए मैगनी उसका कत्ल करने आता है अपने ब्लेड और डीमन डॉग के साथ। वो
बैठ जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज मुझे बख्श दो। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ। सम रीजन मेगमी उसी सेकंड उसे बख्श देता है और उसे स्टूपिड सिस्टर बोलता है। अब इसका मतलब क्या है मैं नहीं जानती। अब मेगमी जब वहाँ से जा रहा होता है वो रास्ते में इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो एकदम बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ एंजल की एंट्री होती है जो कि रेजी और काशिमो की तरह एक पुरानी सोर्सर है इन अ न्यू बॉडी। एपिसोड के एंड में टेंगन हमें काफी सारे न्यू प्लेयर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि पुराने सोर्सर थे री इनकारनेट किए हुए सुकुना के जमाने के। यहाँ फाइनली हमें यूटा दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 3 के बाद गायब ही हो गया था। फाइनली उसको भी दिखाया इन्होंने। उसने अभी तक पुराने सोर्सरर्स का कत्ल करके 35 पॉइंट भी बना लिए हैं, यानी अब तक उसने 7 सोर्सरर्स को मार गिराया है। तो चलिए सीधा जेजेके की एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करते हैं जो कि सीजन 3 की लास्ट एपिसोड है और सबसे ज्यादा रेटेड भी है अपने यूटा भाई की वजह से। तुम सब लोगों को भी यूटा भाई अब थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा होगा नहीं। एनीवेज पिछली एपिसोड में हमें टेंगन बाबा ने 4 सोर्सरर्स के बारे में बताया था जो कि हियान एरा यानी सुकुना के जमाने के सोर्सरर्स नए शरीर में जन्म लेकर आए हुए हैं। अब टेंगन के बकौल ये चारों सोर्सरर्स इक्वली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे कि कलिंग गेम में ये जिस कॉलोनी में असाइन हुए इन्होंने वो कॉलोनी ही तबाह कर दी। इसलिए इन दी एंड ये चारों सोर्सरर्स का एक 4-वे डेडलॉक बन गया और ये चारों लोग एक नई कॉलोनी में प्रदर्शित हुए जिसका नाम सेंदाई कॉलोनी है। भाई अब ये इन चारों का गेम बजाने के लिए यूटा भाई साहब की एंट्री इस कॉलोनी में होती है। इन 4 सोर्सरर्स में ध्रुव जो कि इंडियन बुद्धा था उसका खात्मा तो यूटा ने पिछले एपिसोड में ही किया था। अब इस एपिसोड की शुरू में हमें यूटा सोच में पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि सोच रहा होता है कि कैसे वो 400 पॉइंट्स बनाकर 4 नए रूल ऐड करवा सके इस गेम में। अब रूल नंबर 1 साफ साफ वो ये चाहता है कि एक सेफ रास्ता कॉलोनीज में खोल दिया जाए जिसमें से वो मजलूम और आम इंसानों को बाहर निकाल सके, यानी कि ऐसा रूल जिससे कॉलोनीज से अंदर बाहर आना जाना हो सके। और दूसरा रूल ये कि वो लोग अलग अलग कॉलोनीज में होने के बावजूद भी राब्ता कर सके, क्योंकि फिलहाल यूटा का बाकी सबसे राब्ता नहीं हो पाया जब से वो सेंदाई कॉलोनी में आया है। इसके साथ साथ अब यूटा बाकी सब के लिए भी टेंशन लेते हुए दिखाई देता है। वो ये सोचता है कि सब शिबुया इंसिडेंट की वजह से आगे ही थके हारे हुए होंगे, तो वो ये ठान लेता है कि अब जो भी करेगा वो ही करेगा ताकि बाकी सबको रेस्ट मिल सके। केंजाकू को भी कत्ल करने की वो खुद ही ठान लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका टीचर गोजो अपने बेस्ट फ्रेंड को दूसरी दफा कत्ल करे, क्योंकि केंजाकू सुगुरु के शरीर में जो पनाह लेकर बैठा है। अब यूटा कुछ सर्वाइवर्स के पास जाता है और उन्हें बैरियर्स के पास ले जाने के लिए लीड करता है उन सबको, होपिंग कि वो उन्हें वहां से किसी तरह से बाहर निकाल सके। यूटा उसी वक्त सर्वाइवर्स को बाजू वाले ग्राउंड में जाने को बोलता है और खुद आदमियों को बचाने के लिए जाता है जिनके पीछे आंधी पड़ी हुई है। वो उस आंधी में से आदमियों के हाथ पकड़कर खींचता है और उन्हें बचाता है। यूटा कुछ समझ नहीं लगती कि आखिरकार ये आंधी है क्या शय, मगर आगे पीछे छोटे मोटे कॉकरोचेस को उड़ता देखकर यूटा को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कोई कर्स स्पिरिट मौजूद है। चलें जी भाई, अब जब वो आंधी मजीद बढ़ते हुए सर्वाइवर्स की ओर जाती है, यूटा तुरंत अपनी फियांसे रीका जान को, जो कि एक कर्स है, समन करता है यानी बुलाता है। अब रीका इतना बड़ा मुक्का मार के एक ब्रिज तोड़ती है और सर्वाइवर्स को आंधी से अलग कर देती है। यूटा भी अब अपनी कर्स्ड एनर्जी से भरी हुई तलवार उसी आंधी में घुमाता है उसे खत्म करने के लिए, और साथ ही अपने कोगानी से पूछता है कि ये क्या बला है। यहाँ उसका कोगानी उसे बताता है कि ये एक पुराने जमाने की स्पेशल ग्रेट कर्स्ड स्पिरिट है जिसका नाम कुरोरोशी है, और जी हाँ, ये एक इंसान के साइज की कॉकरोच है। या केंजाकू की हरकतें देखो तुम लोग, उसने कर्स स्पिरिट को भी प्लेयर बना दिया कलिंग गेम में। अब जब यूटा कुरोरोशी को फेस करता है, गाइस मेरे से ये नाम नहीं लेने होता तो मैं इसको लाल बेग ही बोलूंगी। एनीवेज, अब यूटा उस लाल बेग को फाइट करता है। उनकी फाइट के दौरान हमें इस लाल बेग के हाथ में एक बहुत बड़ा क्लीवर नजर आता है जिसका नाम फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड है। फेस्टरिंग का मतलब है कि एक ऐसा जख्म या एक ऐसी चोट जिसमें इन्फेक्शन हो जाए और पस पड़ जाए। एनीवेज, लड़ाई शुरू होते ही यूटा उस लाल बेग की एक बाजू काट देता है। यहाँ उसे तुरंत महसूस होता है कि उसे बाकी के 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स छुप कर देख रहे हैं जिनके पॉइंट्स यूटा हासिल करना चाहता है। यहाँ लाल बेग यूटा से पूछती है कि भाई तू हमारे पीछे ही हाथ धोकर क्यों पड़ गया है। इसके जवाब के बजाय यूटा दिमाग लड़ाता है और प्लान करता है कि वो अपने शरीर में रिवर्स कर्स टेक्निक के द्वारा बनाई जाने वाली पॉजिटिव एनर्जी इस लाल बेग के शरीर में डालेगा, जिससे वो इसकी झाड़ फूंक कर देगा, यानी कि उसका एक्सरसिज्म कर देगा उसे खत्म करने के लिए। अब लाल बेग आंधी झोलते हुए फिर यूटा पर हमला बोल देती है जब उसे यूटा से जवाब नहीं मिलता। ईगो
इश्यूज आई गेस। और इस दौरान यूटा सोचता है कि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर कैसे डालें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो बाकी के दो सोर्सर्स से छुप के देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि ये रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता चला तो वो लोग भाग जाएंगे या तो कोई नई चाल चलते हुए उसका खात्मा कर देंगे। रीका भी सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लिहाजा वो उसकी भी मदद नहीं ले सकता। अब इनके बीच बहुत ही भयंकर किस्म की लड़ाई होती है। यूटा अपने कर्स ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ा भंवर बनाता है मौजूदा फील्ड में, जिससे लाल बेग गायब हो जाती है। वो अचानक से दोबारा वापस आती है अपने छोटे छोटे लाल बेगों के साथ और यूटा पर अपनी लाइफ फेस्टरिंग स्वॉर्ड से हमला करती है। वो यूटा को जितने भी घाव देती है उन सब में पस पड़ जाती है और यूटा का शरीर म्यूटेट होना शुरू हो जाता है। ओह माय गॉड, दैट्स सो डिस्गस्टिंग। यूटा की आंखों में से भी हरे हरे रंग की पस बहना शुरू हो जाती है, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। इतने में ही वो लाल बेका उसका गला दबाना चालू हो जाती है और उसे वहीं से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अब यूटा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उस लाल बेग को एकदम पप्पी करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसके मुंह में ट्रांसफर करता है, जिससे वो तुरंत फट कर एक्सरसाइज हो जाती है। गाइस शुक्र करो मुंह पर ही पप्पी दी, कहीं और नहीं दी। चाहता तो वो एनर्जी कहीं और से भी ट्रांसफर कर सकता था, मगर उससे हमें और भी घिन आती, तो आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन। एनीवेज उसका कत्ल करने पर यूटा को गेम में 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसका स्कोर 42 हो जाता है। अचानक से जो सोर्सर्स उसे छुप कर देख रहे थे उनमें से एक लड़की ताकाको उरो नाम की यूटा के पास आती है हवा में लटकते हुए। वो एकदम से उसे पूछती है कि हाँ भाई तुम भी रिवर्स कर्स यूजर हो। उसी के साथ वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करते हुए यूटा को हवा के साथ पुश करती है, जिससे यूटा उड़ता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर गिर जाता है। यूटा तुरंत अपना शोल्डर हील करता है अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से और रियलाइज करता है कि ये बंदी स्पेस और हवा को खींचकर बंदों को सिर्फ धक्के वक्के दे सकती है, मगर कर्स टेक्निक से लोगों को एक्चुअली हर्ट नहीं कर सकती। उरो भी अब बिल्डिंग में आती है और यूटा को समझाती है कि कैसे उसकी टेक्निक से वो आसमान और हवा को खींचकर कोई भी शेप दे सकती है। यहाँ हमें उरो का फिट चेक करने को मिलता है और यार क्या माल है यार। अब यूटा यहाँ उससे पूछता है कि बाजी तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेशल ग्रेड सोर्सर्स हो, भला तुम्हें क्या जरूरत लोगों को कत्ल करने की और पॉइंट्स बनाने की। उसे ये तो समझ लगती है कि बाकी लोग चलो ठीक है, उनकी समझ लगती है कि उन्हें उनकी विल के अगेंस्ट गेम में डाल दिया और वो डर के मारे कुछ लोग कत्ल कर रहे हैं और कुछ लोग कत्ल हो रहे हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही कि उरो दीदी इन सब में क्या कर रही है। उसमें तो इतनी ताकत है तो उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बेचारी उरो शेयर करती है कि केंजाकू ने उसे रीइनकार्नेट करके जिंदगी जीने का दूसरा मौका दिया है, इसलिए वो अब कलिंग गेम में इंजॉय कर रही है। यानी कि कत्ल तो उसके लिए आई थिंक समोसे पकोड़े खाने जैसा ही है, एक टाइप का कह लो। यहाँ यूटा उससे पूछता है कि बहन तुम्हारी कोई दोस्त या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या जो इतनी डेस्परेट होकर लोगों को मार रही हो रीइनकार्नेट होने के बाद? अगर चाहती तो अपनी नई जिंदगी और तरीकों से भी जी सकती थी। उरो को समझ लग जाती है कि यूटा उसे ट्रिगर कर रहा है, इसलिए वो शुरू में कंट्रोल रखती है और यूटा से पूछती है कि क्या वो फूजीवारा क्लैन से है। ये सोचते ही वो इतना गुस्से में आ जाती है कि वो यूटा पर एकदम से हमला कर देती है और उसे उड़ाते हुए बाहर ले जाती है। जो ही यूटा बाहर एक्सपोज होता है, हमारा चौथा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर रयू इशिगोरी उसे डिटेक्ट करके अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूटा पर ग्रेनेड ब्लास्ट करता है। गाइस इशिगोरी की लुक इतनी फनी है। उसने अपने बालों की तोप बनाई हुई है जिसमें से वो अपनी कर्स एनर्जी का ग्रेनेड ब्लास्ट बनाकर शूट करता है। ऑल्दो ये ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी को भी कत्ल कर सकता है बेसिकली। सो उसका फर्स्ट अटैक देखकर यूटा डर जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें रीका स्टेडियम में प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए वो पहले इशिगोरी को निपटाने की सोचता है। इतने में ही हमें उरो दिखाई देती है जो कि ठान लेती है कि यूटा के साथ साथ वो इशिगोरी को भी नष्ट कर देगी, क्योंकि उनका डेडलॉक तो अब टूट ही चुका है ध्रुव के मरने के बाद। अब वो अकेले राज करना चाहती है सेंदाई कॉलोनी पे एज अ मोस्ट पावरफुल सोर्सर। यूटा जल्द ही इशिगोरी को पार करना था तो जरा अच्छे से तो छुपना सीख ले। यहाँ इशिगोरी अपनी बकचोदी शुरू हो जाता है कि कैसे वो पिछले जन्म में सेटिस्फाइड था मगर फिर भी उसकी गांड का कीड़ा खत्म नहीं हुआ और वो इस दौर में दोबारा जन्म लेकर आया। वो अपनी सिचुएशन की मिसाल कुछ यूं देता है कि उसका पेट तो भर चुका था मगर उसे खाने में कुछ मीठा नहीं मिला। अरे इशिगोरी बाजी तो अपनी पंजाबी निकले, अपना भाई मान लो। यहाँ इन दोनों की गांड तोड़ लड़ाई होती है जी। 500 cigarettes.
जिसमें जल्द ही उरो दीदी भी हिस्सा ले लेती हैं। सिंस दीदी जरा पुराने जमाने की हैं, ये जरा सेंसर कम करती हैं और गालियां बहुत गंदी देती हैं। उफ। यहाँ उरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्पेस एंड एयर को बेंड करके यूटा पर वार करती है। बहुत जल्द यूटा समझ जाता है कि उसकी इन दोनों के सामने पूरी नहीं पड़ने वाली, तो वो एकदम से अपने सपोर्ट सिस्टम रिका को समन करता है बाय पुटिंग ऑन हिज एंगेजमेंट रिंग। यार यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये जो तुम लोग यूटा को पेडोफाइल चाइल्ड बोलते हो ना यार, प्लीज मत बोला करो, बहुत चीप लगता है। बेचारा भाई इनोसेंट है अपना। अब यूटा रिका से वेपन मांगता है तो रिका अपनी पूरी इन्वेंटोरी खोलकर उसके सामने रख देती है। इन सब वेपन्स में से यूटा एक मेटल आर्म यूज करता है और अपनी मछली बॉय इनुमाकी की कर्स स्पीच यूज करता है। वो कर्स स्पीच स्पेल अपनी जुबान पर लगाकर जो भी बोलता है उरो और इशिगोरी वैसा वैसा करते जाते हैं। अब रिका और यूटा मिलकर उरो और इशिगोरी की बजाते हैं। ते में ही लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि तीनों एक साथ अपनी अपनी डोमेन एक्सपेंड करते हैं। डोमेन खेलते समय मुझे तो लगता है कि यूटा ने भी ऐसे ही डोमेन एक्सपेंशन बोल दिया फ्री का, ताकि कूल लग सके इन लोगों में, क्योंकि उसकी डोमेन तो अभी ओपन ही नहीं हुई। एनीवेज, इतने में ही रंग में भंग डालने के लिए कॉकरोच की बच्ची वापस आकर उनकी डोमेन तोड़ देती है। टेंगन नरेशन में बहुत अच्छे से समझाता है कि वो वापस कैसे आई और उसने डोमेन्स को कैसे तोड़ा, मगर उस सब को एक्सप्लेन करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे भी तुम लोग एंड तक कहाँ देखते हो मेरी वीडियो। अब लाल बेग की बच्ची उरो बाजी की बाजू को चक मारकर काट देती है। भूखी रिका एकदम वो बाजू चुबाकर खाना शुरू हो जाती है जैसे यूटा ने उसे सदियों से भूखा रखा हो। उरो दीदी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इशिगोरी उसे ग्रेनेड ब्लास्ट से उड़ा देता है ताकि यूटा से सुकून से लड़ सके। उसे यूटा को हराने का जुनून सर पर सवार हो जाता है और उसे लगता है कि यूटा को हराना ही उसके लिए वो मीठा खाना है जिसे खाकर उसे फाइनली अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हाउएवर, यूटा उसे ऐसा नहीं होने देता। अब इनकी कर्स टेक्निक्स और कर्स्ड एनर्जी एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी होती है डोमेन एक्सपेंशन की वजह से, इसलिए ये लोग प्योर जुजुत्सु का सहारा लेते हुए लड़ना चालू करते हैं। एंड पर यूटा इशिगोरो से जीत जाता है, मगर उसे कत्ल नहीं करता, बिकॉज 20 लोगों को कत्ल करने के बाद यूटा भाई रियलाइज कर रहे हैं कि वो कातिल नहीं है। अब थोड़ी ही देर में यूटा और इशिगोरो बैठ जाते हैं और बातचीत चालू करते हैं, जिसके बाद दोनों भाई बन जाते हैं। यार एक बात बोलूं, तुम बॉयज लोगों का भी चिल सीन है एकदम, लाइक दोस्ती कर लेते हो रैंडमली किसी के साथ, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों ना हो। एनीवेज, अब यूटा इशिगोरो के पॉइंट्स ट्रांसफर करवा लेता है और आगे की ओर चलता है टू कलेक्ट 400 पॉइंट्स टू ऐड न्यू रूल्स एंड यूनाइट विद द मेन कास्ट ऑफ जुजुत्सु काइसेन। ये एपिसोड यही खत्म होती है और स्क्रीन पर लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड, यानी सीजन 3 की बाकी की 12 एपिसोड्स अगले साल रिलीज होंगी। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बिल्कुल गाइस, तुम लोग बहुत कंजूस हो, एक बंदा भी सब्सक्राइब नहीं करता। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो, मत करो लाइक। सीरियसली गाइस, कंजूसी की भी हद है। सब्सक्राइब करो अभी के अभी, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कौन सा एनिमे रीकैप करना चाहिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।